महाराष्ट्र में चुनाव के बाद एक और महायुति में मुख्यमंत्री को लेकर माथापच्ची चल रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के ही नेता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। और इसी कड़ी में कांग्रेस से सांसद कार्ति चिदंबरम ने सवाल उठाया और कांग्रेस की डिजिटल मेंबरशिप मुहिम को घोस्ट ड्राइव करार दिया। कहा, ऐसे अभियानों से पार्टी खुद को मूर्ख बना रही है। तमिलनाडु युवा कांग्रेस के नेता गौतम जयसारथी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इंडियन यूथ कांग्रेस तमिलनाडु यूथ कांग्रेस के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। अब ऑनलाइन मेंबरशिप की प्रक्रिया भी फर्जी होती जा रही है। तमिलनाडु यूथ कांग्रेस ने 2021 में 8 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए थे, जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हासिल किए गए वोटों का 50% है। इस पोस्ट से उन्होंने बताने की कोशिश की, जितने हमने मेंबर बनाए उन्होंने भी कांग्रेस को वोट नहीं दिए। नीतियों पर उठाए सवाल गौतम जयसारथी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कार्ति चिदंबरम ने लिखा, ये घोस्ट ड्राइव बंद होनी चाहिए, इससे हम सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे कैंपेन से कांग्रेस खुद को बेवकूफ बना रही है। कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु के शिवगंगा लोकसभा सीट से सांसद हैं। वे पार्टी के सीनियर नेता पी चिदंबरम के बेटे हैं। उनकी यह टिप्पणी पार्टी की मुहिम और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। कार्ति चिदंबरम पहले भी कांग्रेस की पॉलिसी पर सवाल उठाते रहे हैं। जिस ईवीएम को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमलावर है, उसे भी कार्ति ने सही करार दिया था। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मैं 2004 से ईवीएम का उपयोग करके चुनावों में शामिल हो रहा हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ, न ही मेरे पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत है कि किसी तरह की हेराफेरी या छेड़छाड़ हुई है। किसी को अगर संदेह है तो उनसे पूछना चाहिए कि इसी ईवीएम से हम चुनाव कैसे जीते, और इस बात का कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है कि ईवीएम में हेराफेरी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में खुलासा हो गया कि कांग्रेस को महाराष्ट्र की हार का पता अपनी आंतरिक सर्वे में पहले ही चल गया था। तो क्या कांग्रेस नेता केवल अपनी जेब मिटाने के लिए ईवीएम में गड़बड़ी की बात कर रही है? क्योंकि कांग्रेस में भी कई नेता ईवीएम में गड़बड़ी की बात पर भरोसा नहीं करते रहे हैं, और इसमें चिदंबरम पिता पुत्र का नाम सबसे ऊपर लिया जा सकता है। यानी कि इससे कांग्रेस, यहाँ तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी हर चुनावी हार के बाद पार्टी द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाने का समर्थन नहीं किया। ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम कहते हैं कि मैं मानता हूं कि ईवीएम पर शंका करने वालों की संख्या बहुत है, पर मुझे कभी ईवीएम के साथ कोई खराब अनुभव नहीं हुआ। चिदंबरम का यह बयान अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद आया। चिदंबरम ईवीएम की तारीफ भी करते हैं। वे कहते हैं कि इसके चलते वोटों की गिनती तेज हुई है और अमान्य होने वाले वोटों की संख्या खत्म हो गई है। वे सिर्फ इतना ही जोड़ते हैं कि ईवीएम के साथ वीवीपैट पर्चियों की भी 100% गणना हो जाए। पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, जो तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं, ईवीएम पर पार्टी के रुख से असहमति जताई है। हालांकि कार्ति ने ऐसा ही बयान लोकसभा चुनाव से पहले भी दिया था, जिस पर कांग्रेस पार्टी उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। सोनिया गांधी पर बड़ी चौंकाने वाली बात लीक हुई है, जिससे सियासी पारा एक बार और हाई होने वाला है, क्योंकि एक किताब आई है। इसमें यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेकर बड़ा खुलासा किया गया। पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री और बीजेपी नेता नजमा हेपतुल्लाह ने यह किताब लिखी है। इसी किताब में उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। राज्यसभा की पूर्व उपसभापति, जिन्होंने सोनिया गांधी के साथ कथित मतभेदों के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी और 2004 में भाजपा में शामिल हो गई थी, अपनी हाल में ही जारी आत्मकथा इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइंस में एक घटना का जिक्र किया। हेपतुल्लाह ने किताब में कहा कि सोनिया गांधी ने फोन पर उन्हें 1 घंटे तक इंतजार कराया था। दरअसल 1999 में अंतर संसदीय संघ की अध्यक्ष चुने जाने के बाद नाज़मा हेपतुल्लाह ने बर्लिन से तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को यह खबर देने के लिए फोन किया, लेकिन उन्हें 1 घंटे तक फोन लाइन पर रहना पड़ा, क्योंकि एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि मैडम व्यस्त हैं। हेपतुल्लाह का कहना है कि आईपीयू की अध्यक्षता एक ऐतिहासिक पहली और एक बड़ा सम्मान था, जो भारतीय संसद से विश्व संसदीय मंच तक की मेरी यात्रा का शिखर था। सबसे पहले उन्होंने बर्लिन से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया और उन्होंने तुरंत उनका फोन उठाया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जब उन्होंने ये खबर सुनी तो वे बहुत खुश हुए। एक तो इसलिए कि ये सम्मान भारत को मिला था और दूसरा ये एक भारतीय मुस्लिम महिला को मिला था। उन्होंने कहा, वापस आएं और हम जश्न मनाएंगे। मैं उपराष्ट्रपति कार्यालय से भी तुरंत संपर्क कर सकती थी।
उन्होंने किताब में आगे लिखा, हालांकि जब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष और मेरी नेता सोनिया गांधी को फोन किया तो उनके एक कर्मचारी ने पहले कहा मैडम व्यस्त हैं। नज़मा ने अपनी किताब में आगे लिखा, जब मैंने बताया कि मैं बर्लिन से अंतर्राष्ट्रीय कॉल कर रही हूं तो उन्होंने बस इतना कहा, कृपया लाइन होल्ड करें। मैंने पूरे 1 घंटे तक इंतजार किया। सोनिया मुझसे बात करने के लिए कभी लाइन पर नहीं आई। नज़मा हिप्तुल्लाह ने अपनी किताब में आगे लिखा कि वह वास्तव में निराश थी। उस कॉल के बाद मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। आईपीओ अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम आगे बढ़ाने से पहले मैंने उनकी अनुमति ली थी और उस समय उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था। अगर हर देश, संस्कृति और परिवार के अपने खास पल होते हैं, घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण और किसी तरह इतनी व्यक्तिगत की वे दैनिक जीवन के सामान्य प्रभाव से परे होती है, तो यह मेरे लिए एक ऐसा ही पल था। समय एक ऐसा पल जो इतना महत्वपूर्ण था कि इसने मेरे मन में हमेशा के लिए अस्वीकृति की भावना पैदा कर दी। इससे पहले आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी ने एक बड़ा खुलासा किया था। एक पॉडकास्ट में ललित मोदी ने कोच्चि आईपीएल फ्रेंचाइजी को लेकर गांधी परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने शशि थरूर को भी घेरा था। ललित मोदी ने आरोप लगाया कि सुनंदा पुष्कर को बिना निवेश के ही प्रॉफिट मिलता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सुनंदा पुष्कर को आईपीएल से जुड़े 25% हिस्सेदारी देने वाले दस्तावेज पर सिग्नेचर करने को मजबूर किया गया था। इसके लिए बीसीसीआई चीफ को सोनिया गांधी के घर से सीधे धमकी भरे कॉल आए थे। उन्हें शशि थरूर ने भी धमकाया था। फेमस यूट्यूबर राज शमनी के पॉडकास्ट में ललित मोदी ने कहा, मुझे कोच्चि आईपीएल टीम में शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को 25% हिस्सेदारी देने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उनका टीम से कोई लेना देना नहीं था। मैं इस पर सिग्नेचर करने को जरा भी तैयार नहीं था और इसके लिए बीसीसीआई प्रमुख को सोनिया गांधी के घर से सीधे धमकी भरे कॉल आए थे। मुझे भी धमकाया गया था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी। फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की जिद एकनाथ शिंदे का बड़ा नुकसान करवाने वाली है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजीत पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर नई सरकार की रूपरेखा तैयार करेंगे। इस दौरान चर्चा यह भी है कि शिंदे के अड़ियल रवैये से नाराज बीजेपी अलाकमान शिवसेना को नई सरकार में नहीं शामिल करने का भी फैसला ले सकता है। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि अजीत पवार और उनकी पार्टी एनसीपी ने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन दिया है, जिससे अब भाजपा के बहुमत से कई ज्यादा नंबर है और ऐसे में अगर शिंदे गुट सरकार में शामिल नहीं भी होता है या अलग राह भी अपनाता है, तब भी महायुति की सरकार आराम से चलती रहेगी। हालांकि केंद्र में बीजेपी को शिंदे की शिवसेना के 7 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। इस बीच खबर है कि दिल्ली में बीजेपी अलाकमान एकनाथ शिंदे से नाराज है। भाजपा चाहती है कि शिंदे खेमा ज्यादा मोल भाव न कर सरकार में शामिल हो और डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करे। चर्चा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिंदे खेमे पर एहसान भूलने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर शिवसेना को तोड़ा था तो उस वक्त बीजेपी ने उनका पूरा साथ दिया था। फिर भाजपा ने सिर्फ 40 विधायक होने पर भी शिंदे को सीएम बनाया, लेकिन अब शिंदे वो सारे एहसान भूल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर खींचतान के बीच दिल्ली में महागठबंधन की बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस बैठक में उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इच्छुक विधायकों की रिपोर्ट मांगी। इस बड़ी बैठक की इनसाइड स्टोरी सामने आ गई है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि अमित शाह ने किस आधार पर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड मांगा। रिपोर्ट कार्ड में यह देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान संबंधित विधायक का प्रदर्शन कैसा रहा, क्या संबंधित व्यक्ति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ईमानदारी से काम किया, यदि कैबिनेट में कोई महत्वाकांक्षी पूर्व मंत्री है तो संबंधित मंत्री ने महायुति सरकार के दौरान मंत्रालय में कैसे काम किया, संबंधित व्यक्ति मंत्रालय में काम करने के लिए कितना समय दे रहा था, महायुति में मंत्री का अपने घटक विधायकों के साथ कैसा व्यवहार था, वहीं मंत्री ने केंद्रीय और राज्य निधि का आवंटन कैसे किया, क्या स्थिति ऐसी थी कि संबंधित मंत्री महायुति को संकट में डाल देंगे, क्या उस नेता ने कोई विवादित बयान दिया था। हालांकि इन मुद्दों का रिपोर्ट कार्ड लेकर अमित शाह महायुति नेताओं को दिल्ली बुलाएंगे। महायुति नेताओं के आज दिल्ली जाने की बीजेपी संसदीय बोर्ड 2 पर्यवेक्षकों को मुंबई भेज रहा है, जिनमें गुजरात के पूर्व सीएम और पंजाब पार्टी प्रभारी विवेक रूपानी और वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं। संबंधित घटनाक्रम में राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भाजपा एमएलसी प्रवीण दरेकर के साथ आजाद मैदान में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जहां गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। सोमवार को एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि मैं सीएम बनूं। एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं। मैंने हमेशा कहा कि मैं मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आम आदमी भी हूं। मैं लोगों की समस्याओं को जानता हूं और उनका दर्द समझता हूं। मैंने उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है।
मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं और इसीलिए लोगों का मानना है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। कांग्रेस कार्य समिति में विधानसभा चुनाव में हुई हार पर गंभीर चर्चा हुई। कांग्रेस के भीतर जारी आपसी गुटबाजी और बयानबाजी पर भी बात हुई और ऐसी हरकतों से बाज आने की कांग्रेस नेताओं को चेतावनी भी दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र और हरियाणा की हार के लिए जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ एक्शन की बात की और खास बात है कि मीटिंग में मौजूद राहुल गांधी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों को एंडोर्स करते हुए कहा कि वो सख्ती से पेश आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हार के लिए असली जिम्मेदार कौन? कहते हैं पापी पर पत्थर तो वही चल सकता है जिसने पाप ना किया हो। व्यवस्था में अगर चाबुक किसी के हाथ लग गया तो भी वो चाबुक चलाने से पहले क्या ये नहीं सोचेगा कि उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं। व्यवस्था के हिसाब से महाराष्ट्र की जिम्मेदारी नाना पटोले पर थी और हरियाणा की पूरी कमान तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने हाथ में रखे हुए थे। चुनावी नतीजे आने के बाद टिकट दिए जाने में दखल के लिए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का भी नाम लिया गया था। नाना पटोले ने तो इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। तो क्या सिर्फ यही नेता हार के लिए जिम्मेदार हैं? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बेशक जिम्मेदारियों की समीक्षा होनी चाहिए। जो जिम्मेदार है उनको मालूम भी होना चाहिए कि जिम्मेदारी सिर्फ लेने या देने की चीज नहीं होती, निभाना भी पड़ता है, परफॉर्म भी करना पड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में हार के लिए सिर्फ क्षेत्रीय नेता ही जिम्मेदार है? मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आखिर कब तक राज्यों के नेता राष्ट्रीय नेताओं के साथ राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहेंगे? बीजेपी का तो फंडा साफ है, बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है। 2019 के महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ये मसला उठा था, क्योंकि तब महाराष्ट्र में बीजेपी की उतनी सीटें नहीं आई थी जितनी अपेक्षा थी और हरियाणा में तो बहुमत से चूक ही गई थी। फिर भी बीजेपी ने रवैया नहीं बदला। जब बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दे उठाएगी तो कांग्रेस को जवाब देना ही पड़ेगा। जवाब देने से कांग्रेस नेता भाग तो सकते नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे को ये सलाह देने से पहले कोशिश ये करनी होगी कि कांग्रेस एजेंडा सेट करे और बीजेपी को भी स्थानीय मुद्दे पर रिएक्ट करने के लिए घसीट लाए। जहां तक स्थानीय और क्षेत्रीय नेतृत्व खड़ा करने की बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे के विचार उत्तम है, लेकिन चुनौती एक ही है, सब होगा कैसे? क्षेत्रीय स्तर पर जो भी मजबूत नेता रहे हैं वे अपने दम पर खड़े हुए हैं और अभी तो हाल ही में जो नेता ताकतवर हो गए हैं, अलाकमान की उसके आगे चलती ही नहीं। जो स्थिति इंदिरा गांधी के जमाने हुआ करती थी, राहुल गांधी के जमाने तक वैसी ही बनी हुई है। फर्क बस ये है कि इंदिरा गांधी किसी भी नेता को कंट्रोल कर लेती थी, राहुल गांधी कोशिश ही करते रहे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कहीं भी बात हो, हाल तो एक जैसा ही है। अब राहुल गांधी की रणनीति रही हो या खुद को बेबस पाते हो, वो तो हर जगह नेताओं को ऐसे ही उलझाए रहते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो स्थिति और भी ज्यादा खराब थी। CWC की बैठक में सलाहियत के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं को तमाम नसीहतें दी, गुटबाजी को लेकर भी और अनुशासन को लेकर भी, और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। और बड़ी बात यह देखी गई कि मीटिंग में मौजूद राहुल गांधी भी महाराष्ट्र और हरियाणा की हार के लिए जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ एक्शन के हिमायती नजर आए। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं।